नमस्कार दोस्तों, मैं मुदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लक्ष्य आईएएस पे। चलते हैं कोटेशन की तरफ। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है। दोस्तों, यदि आपको जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, फिर बड़ी से बड़ी मुश्किलें आपके सामने घुटने टेक देती हैं। चलते हैं हमारे आज के चैप्टर की तरफ। आज का हमारा चैप्टर है भारतीय संविधान निर्माण एवं संविधान सभा। भारत का संविधान किस प्रकार बना और संविधान सभा क्या थी, आज हम उसी को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर पूरा अपने आप में कंप्लीट कॉम्बो है। हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले आपसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा जाता है भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, लेकिन उस वक्त ऐसी स्थितियां नहीं थी और क्रिप्स मिशन का भारत में पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया जाता है, क्योंकि वो डोमिनियल स्टेट की बात करता है, जिसे गांधी जी नकार देते हैं। इसके बाद क्या होता है, 1946 में कैबिनेट मिशन, अंग्रेजों द्वारा गठित कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है, जिसे कहा जाता है भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो कैबिनेट मिशन आता है, वो भारत में संविधान सभा बनाने का प्रारंभ करता है। तो संविधान सभा क्या थी? संविधान सभा थी ग्रुप ऑफ मेंबर्स, मतलब लोगों का समूह जो मिलकर भारत का संविधान बनाएगा। अब ये हुआ कि उसमें लोग कैसे चुने जाएंगे। तो उस वक्त तो वैश्विक मताधिकार तो होता नहीं था, चुनाव कराना था, लेकिन वैश्विक मताधिकार तो था नहीं। तो चुनाव करके चुना गया, लेकिन ऐसा था कि इंटरनली, मतलब मनोनीत करके जो सदस्य थे उन्होंने ही मनोनीत किया और उसमें से सदस्यों का चुनाव हुआ। और सदस्य कितने चुने गए? 389। जो ये कैबिनेट मिशन था, ये भारत में जुलाई 1946 में कराता है चुनाव। ठीक है, और इसमें कुल सदस्य होते हैं 389, 389। इसमें 389 सदस्य का इस तरीके से हम देखेंगे कि इसमें होते हैं 292 सदस्य होते हैं, वो होते हैं ब्रिटिश भारत प्रांत के, जो भारत के अलग अलग प्रांत थे उसके सदस्य होते हैं। इसमें बाकी 93 सदस्य होते हैं, 93 सदस्य होते हैं रियासत के, यानी कि जितने भी राजा रजवाड़े थे उसके होते हैं, और 4 होते हैं हमारे चीफ मिशनरी के। ठीक है, चीफ मिशनरी जो होती हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो कुल मिला के 389 सदस्य होते हैं। अब जो ये लोग चुने गए थे, इनको 3 भागों में बांटा जाता है लोगों को। ठीक है, सबसे पहले मुस्लिम, दूसरे में आता है सिख, और तीसरे में आता है सामान्य वर्ग। मतलब 3 वर्गों में बांटते हैं, मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग। ठीक है, मोटे तौर पे इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रति 10 लाख पर एक सदस्य, मतलब 10 लाख की जनता पर एक सदस्य होता है संविधान सभा में। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, 3 वर्ग में बांट दिया, लोग चुन लिए गए। उस वक्त पार्टी कौन सी थी? हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी है। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग थी। तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य अधिक होते हैं और मुस्लिम लीग के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी संविधान सभा बन जाती है। हमने देखा कि 46 में 1946 में ये आती है। आपको डेट सारी याद रखनी है। जुलाई में ये चुनाव करवाती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी ये संविधान सभा है, ये काम करना शुरू करती है सितंबर में। सितंबर 1946 में ये काम करना शुरू करती है। इसके बाद क्या होता है कि इसकी पहली बैठक कब होती है? संविधान सभा अब बन गई, सितंबर में काम करना प्रारंभ कर दिया, तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा है, इसकी पहली बैठक होती है। अब जब पहली बैठक होती है तो मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर देती है। मुस्लिम लीग कहती है कि भाई हम इसको नहीं मानते, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। तो हमने देखा कि अभी 389 सदस्य कुल थे, तो जो पहली बैठक होती है उसमें केवल 211 सदस्य शामिल होते हैं। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य थे? बच्चे करके आ जाएंगे 389, क्योंकि उन्हें पढ़ा था कि 389 बने थे। लेकिन पहली बैठक में मुस्लिम लीग तो बहिष्कार कर देती है, तो सदस्य कितने बचे? 211। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब बनी थी तो कुल सदस्य थे, या पहली बैठक में कितने सदस्य ने भाग लिया। ये प्रश्न अच्छे से पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है। तो पहली बैठक होती है, तो उस वक्त सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। जब कोई भी सभा बनती थी तो उसका एक अध्यक्ष होना ज़रूरी है। तो उस वक्त निश्चित नहीं था कौन है, तो अस्थायी रूप से, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके बाद दोबारा बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को ही। बहुत आराम से याद कर सकते हैं कि पहले 9 दिसंबर को हुई, फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हुई।
इसमें क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। इनको सच्चिदानंद सिन्हा को जो बनाया गया था अस्थायी बनाया गया था, मतलब टेम्परेरी बनाया गया था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946, ऑड नंबर करके याद कर सकते हैं, 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जो सभा होती है, इसमें क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसका एक समरी बना के रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, समानता, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र। जो हम आज के टाइम में प्रस्तावना पढ़ते हैं, हमारे संविधान का जो पहला चैप्टर है प्रस्तावना, वो यही था, इसी का प्रारूप आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये रखते हैं जवाहरलाल नेहरू, और फिर इसको 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया जाता है। दिसंबर में रखते हैं, 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया जाता है, और संविधान बनाने का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी जाती है। अब संविधान बनाना है, भारत का संविधान बनाना है, तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनानी थी, तो इन्होंने क्या किया, समिति बनाई, 13 समिति बनाई, अलग अलग लोगों की समिति बनाई, और उसमें 13 समिति में अलग अलग अध्यक्ष और सबको अलग अलग काम दे दिया। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए आप 4-5 ग्रुप बनाएंगे कि किसको रॉ मटेरियल का काम देखना है, कोई डिज़ाइन करेगा, कोई आर्किटेक्चर, अलग अलग काम। इसी तरीके से संविधान बनाने के लिए अलग अलग काम 13 समितियों में बांटा गया। इसको मैंने एक टेबल फॉर्म में बनाया है, आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट समिति और उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये है हमारी समिति, सलाहकार समिति। सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे BN राव। ठीक है, सलाहकार समिति मैंने आपको नीति निर्देशक तत्व में भी पढ़ाया था। इनका क्या काम था, सलाह देना। इन्होंने ही सलाह दी थी कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मतलब मौलिक अधिकार को पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना चाहिए। मौलिक अधिकार 1 जो न्यायोचित हो, मौलिक अधिकार 2 जो गैर न्यायोचित हो। लेकिन इसको माना गया, लेकिन नाम बदल दिया गया, नीति निर्देशक तत्व कर दिया गया। दूसरी समिति थी संचालन समिति, मतलब कि जो हमारा ये पूरा काम चलेगा वो चलेगा कैसे, तो ये कौन देखेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारी समिति है और ये क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रांत संचालन समिति। प्रांत जहाँ पे भी आ जाए प्रांत, तो वहाँ पे आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था कि उनने बहुत सारी रियासतों को ब्रिटिश भारत में मिलाया था। मतलब ये चाहते थे, जो संविधान बनने से पहले ज़्यादातर लोग ये चाहते थे कि भारत का ज़्यादा से ज़्यादा जो रियासत है वो ब्रिटिश भारत में मिल जाए, क्योंकि अगर रियासत रहेगी तो फिर से वही गुलामी और ये सब रहेगा, तो ये ना हो इसलिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, बहुत सारी रियासतों को कुछ ना कुछ अलग अलग अपनी बातों में मनवा कर ब्रिटिश भारत में मिलवाया, इसलिए प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति, संघ मतलब संघ या संघीय समिति आती है, तो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे। इसके बाद आती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति है, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। जो प्रारूप समिति है ये इम्पॉर्टेंट समिति क्यों है, क्योंकि जब ये सारे काम हो जाते हैं तो एंड में जो संविधान है उसका पूरा रूपरेखा और फिनिशिंग जो देने का काम था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। और इसमें 7 सदस्य थे, इस समिति में 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर है। इसलिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान किसने लिखा, तो भीमराव अंबेडकर आ जाता है। तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, अगर अध्यक्ष पूछेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये समिति हैं और ये अध्यक्ष हैं, आपको इनके काम से और नाम से दोनों से पता होना चाहिए। अब इतनी मेहनत की गई, समिति बनाई गई, भारत का संविधान बन के तैयार हो गया। भारत का संविधान बन गया, तो भारत का संविधान बनने में वक्त कितना लगा। भारत का संविधान बहुत ज़्यादा स्टडी करने और काफ़ी बाद में बना था, तो उसमें काफ़ी टाइम भी लगा, क्योंकि हमने अलग अलग संविधान से अच्छी बातें ग्रहण की थी। तो अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा गया, भारत 200 वर्ष की गुलामी से बाहर निकला था, तो इन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहते थे कि आगे चलकर किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और जो हमारे संविधान निर्माता थे बहुत दूरदर्शी थे, वो ये भी सोचते थे कि 50 साल बाद 60 साल बाद क्या होगा। तो अगर हम आज के टाइम में भी भारत का संविधान देखते हैं तो वो सबकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब वो उस वक्त सोच के, आज का सोच के उन्होंने बनाया था और आज भी वो काम कर रहा है।
तो भारत के संविधान को बनने में कुल लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना समय लगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया या पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत मतलब कि सब लोगों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और बोल दिया ये भारत का संविधान बन गया, और उसको पारित कर दिया गया, पर लागू नहीं किया गया। लागू किया गया उसे 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों किया गया? बन तो ये 26 नवंबर 1949 को ही गया था, तो 50 में क्यों लागू किया गया? उसके पीछे भी एक रीज़न है। ये बना था 26 नवंबर को 1949 को। 2 महीने बाद लागू इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, जब बात उठी थी कि पूर्ण स्वराज की। भाई अब हमें डोमिनेट वगैरह नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था 26 जनवरी 1930 को। इसलिए इस दिन को बहुत अच्छा लकी मानते हैं। तो यही था कि हम 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे हमारा संविधान, तो उसी दिन लागू किया गया और आज हम इसे रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद आता है कि हमारा जब संविधान बना तो उसमें कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे। जब हमारा संविधान बना तो उसमें टोटल अनुच्छेद थे हमारे 395। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे। भाग कितने थे? 22 भाग। और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी जब संविधान बना। आज के टाइम में आप किसी से पूछेंगे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कोई बोलेगा 400 हैं, कोई बोलेगा 450 हैं, कोई बोलेगा 460 है, 500 हैं। देखिए संविधान की जो अनुच्छेद हैं वो अभी भी 395 हैं। लेकिन क्या हुआ अगर नंबरिंग में देखेंगे तो, लेकिन बाद में बहुत सारे संविधान संशोधन करके उसमें पार्ट जोड़े गए। तो उसमें ऐसे जोड़े गए जैसे कि 9 है तो 9 का इस तरीके से जोड़ते चले गए। तो नंबरिंग में 395 है, वैसे 450 460 हो गए हैं। भाग 22 और अनुसूचियाँ कितनी हैं? पहले 8 थी, आज के टाइम में 12 हैं। संविधान संशोधन करके 4 अनुसूची और जोड़ी गई हैं। मैंने इसको अनुसूची वाले वीडियो में पढ़ाया है, आप उसे देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न आता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, यानी जब संविधान सभा लागू हुआ उससे 2 दिन पहले। उस दिन 3 काम और किए गए थे। वो 3 काम क्या थे? हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे पहले राष्ट्रपति के रूप में अपनाया गया। ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। एक और क्वेश्चन आता है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों ये याद रखना है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको पहले अपनाया गया था, क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। तो अगस्त से पहले जुलाई में ही राष्ट्रीय ध्वज 1947 में मना लिया गया था हमारा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज जो झंडा है, तिरंगा है। और लेकिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 1950 में 24 जनवरी 1950 में अपनाया जाता है। इसके बाद क्या है कि जो हमारे मैंने बताया था संविधान सभा में जो सदस्य आए थे वो अलग अलग जगह के से चुने गए थे। तो उसमें ये आता है कि जो सदस्य थे वो अलग अलग जगह का प्रतिनिधित्व करते थे। जो भीमराव अंबेडकर थे, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो भीमराव अंबेडकर कहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे? तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो बंगाल का प्रतिनिधित्व करते थे। कहाँ का? बंगाल का प्रतिनिधित्व करते थे भीमराव अंबेडकर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा वीडियो ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको आई होप सब बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सब पढ़ें सब बढ़ें। देखने के लिए धन्यवाद।